अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वर्ड के बारे में कि वर्ड क्या चीज था। ठीक है, तो अभी लेटर से हमने वर्ड बनाया। ठीक है, वर्ड में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा। अब इन्हीं वर्ड्स को जब हम अरेंज करेंगे, ठीक है, जब इन्हीं वर्ड्स को मीनिंगफुल तरीके से अरेंज करेंगे, ठीक है, तो वो क्या बना देंगे, फ्रेज बनाएंगे। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये क्या करता है, कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, जैसे कि देखो एक वर्ड, वर्ड और वर्ड है ना, अगर ये वर्ड वर्ड और वर्ड ये तीनों मिल करके अगर एक फ्रेज बना रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल में देखो तब समझ में आएगा आप लोग को। सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं कि फ्रेज है क्या, तो ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, बिना कंप्लीट मीनिंग के जब होगा तो उसे क्या कह देंगे हम लोग, उसको कह देंगे कि ये क्या है, फ्रेज है। हाँ, इसके पहचान क्या चीज है, इसमें मेन वर्ब नहीं होते। ठीक है, इसमें मेन वर्ब नहीं होता है। ठीक है, इसमें मेन वर्ब नहीं होंगे। सेकेंडली आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कभी भी सब्जेक्ट वर्ब का कोई एग्रीमेंट नहीं सेट होता है। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट मतलब कि जैसे अगर मैं लिख रहा हूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाएगी, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों में क्या होता है, सब सब्जेक्ट वर्ब का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एक एग्जाम्पल क्या है, राज एंड अंजलि। ठीक है, राज एंड अंजलि क्या चीज है, एक फ्रेज है। अ फ्रूट इन द ट्री, ऐसे देखो मेन वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। ये एक आर्टिकल है, फ्रूट एक नाउन है, और इन द ट्री ये इन प्रीपोजिशन है, इसमें नाउन उनका कोई जिक्र नहीं होता। ये आपको तीन प्रकार से देखने को मिलते हैं, या तो वो नाउन फ्रेज होगा, या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, या फिर एडवर्ब फ्रेज होगा। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। जब अगर वो कंप्लीट मीनिंग देने लगेगा, यदि वो कंप्लीट मीनिंग देने लगेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर वो हम लोग को कंप्लीट मीनिंग दे रहा है उसको हम कहेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ कंप्लीट मीनिंग, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक कंप्लीट मीनिंग दे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहचानने वाला क्या बात है कि इसके मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, इसमें मेन वर्ब होते हैं, और जो भी मेन वर्ब के बारे में मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया था कि अगर हम किसी कार्य को करते हैं, मतलब एक्शन को करते हैं, तो उसी एक्शन को करने को क्या कहते हैं हम लोग, मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब दो प्रकार के हम लोग पढ़ रहे थे, एक स्टेटिव वर्ब होता है और एक एक्शन वर्ब होता है। तो उस वही जब अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब एक लिखा रहता है तो उसी को मेन वर्ब डिस्कस करेंगे फर्दर क्लास में, जब हम डिटेल में वर्ब को पढ़ेंगे। तो ठीक है, आगे देखिए, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लिखा जाता है। ठीक है, ये इसीलिए यहां पर लिखा है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगला चीज क्या है, करेक्ट यूसेज ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने अभी पिछले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ये पढ़ा ना कि कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या चीज, नाउन, फिर प्रोनाउन, उसके बाद नाउन प्रोनाउन, फिर हमने देखा एडजेक्टिव। नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा एडजेक्टिव के बाद देखा एडवर्ब, फिर देखा प्रीपोजिशन, फिर देखा कंजंक्शन। ठीक है, तो ये सब के सब क्या थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। तो ये अगर एक सेंटेंस लिखना है हमको ना, तो सेंटेंस में हमारा पूरा अरेंजमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर किसी वाक्य को लिखने के लिए हम कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, तो क्या अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो अगर इस बात को देखना है तो सबसे पहले देखिए कि क्या क्या अरेंज हम लोग कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट्स में, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड में हम लोग को जो मतलब स्ट्रक्चर देखना, तो सबसे पहले वहां पर एक कार्य करने वाला जिसको डूअर कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है वर्ब। दूसरा क्या होता है, वर्ब। ठीक है, वर्ब मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ डूइंग वर्क, हैपनिंग, मतलब क्या क्या चीजें हो रही हैं उस चीज को बताने को हम लोग वर्ब कहते हैं। उसके बाद अगला जो चीज हमको देखने को मिलता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला जो चीज हमको देखने को मिलता है वो है ऑब्जेक्ट।
तो यही तीनों चीजों को अच्छे से अरेंज करके जब लिखते हैं उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो अगर वर्ब है बेटा तो आप लोग बताओ कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी तो हम लोग एक्शन नॉन एक्शन वर्ब पढ़ रहे थे, पर अगर एक सेंटेंस लिखा होगा ना तो उसमें आपको दो तरीके का वर्ब देखने को मिलेगा। ठीक है, दो तरीके का वर्ब देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या देखने को मिलेगा? इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि ऊपर लिखा है वुड, ये सब के सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हैज, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। जब आप टेंस पढ़ेंगे ना, जब भी आप टेंस पढ़ेंगे उस टेंस में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और वर्ब के जो मेन वर्ब में आते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे मान लो और एक एग्जांपल ले लिया जाए तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये सब। ठीक है, ये V1 प्लस ING फॉर्मेट है, V1 प्लस ING फॉर्मेट है। ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और ईएस है। ठीक है, और बाकी तो ये V3 है। ऐसे ही कोई भी कम, केम, कम, जो भी मतलब आप देखना चाहें वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस कर लें तो ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन में ही आपको देखने को मिलता है। हालांकि समटाइम जब स्टेटिव वर्ब आपको इस्तेमाल करने को दिखेगा तो स्टेटिव वर्ब में वो आपको क्या देखने को मिल जाता है? स्टेटिव वर्ब में आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब जैसी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। बट मेरे भाई मैक्सिमम केसेस में आपको क्या ये देखने को मिलता है? तो मैक्सिमम केस में आपको देखने को मिलेगा ये नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि देखिए हम इसको चेक कैसे करते थे। आप एक प्रश्न पूछिए कभी भी, व्हाट या हूम, तो व्हाट या हूम का जो भी रिस्पॉन्स करते हैं ना, व्हाट या हूम का जो भी रिस्पॉन्स करते हैं उन्हीं को कहा जाता है नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए हमें? एक बार मैं फिर से बता दूं, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं? तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में डूअर जो कार्य को करता है, नाउन या प्रोनाउन मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, मतलब कि कौन सा कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है उसको लिखेंगे। और थर्ड जो लिखेंगे, थर्ड पॉइंट पे जो लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे, क्या मतलब कि ऑब्जेक्ट्स वहां पे इस्तेमाल हुआ है। तो वर्ब में हमने दो पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जस्ट बाद मेन वर्ब। जब इसका अरेंजमेंट हम सही से लिखते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है। आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, उससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, एक सेंटेंस लिखा है, क्या चीज? किरण वॉज रीडिंग अ बुक। किरण यहाँ पे क्या है? काम कौन कर रहा है? अगर कह रहा है कि किरण किताब पढ़ रही थी तो मुझे बताओ कि काम कौन कर रहा था? जाहिर सी बात है किरण। तो किरण काम कर रही थी, और किरण काम कर रही थी और क्या बोलते हैं कि काम हो क्या रहा था? काम हो क्या रहा था? किरण अगर काम कर रही थी तो काम हो क्या रहा था? तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पर काम हो रहा है पढ़ाई, और ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, जिस पे हो रही है वो पढ़ाई। तो तीन बातें हम लोग देखें, किरण इज अ सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक साथ लिखा गया, यानी वर्ब वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, वॉज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है ये देखिए, राजन क्या है यहाँ पे? राजन यहाँ पे सब्जेक्ट है। उसके बाद
हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ऐसा आपको लग रहा होगा। अ लॉन्ग कार, राजन हैज अ लॉन्ग कार। तो मुझे बताओ मेरे भाई, अगर राजन के पास लंबी कार है तो ये कोई एक्शन है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। तो अगर एक्शन नहीं है तो ये एक स्टेटिव वर्ब, कैसा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब। ये स्टेट बता रहा है। तो स्टेटिव वर्ब हमेशा याद रखिएगा, स्टेटिव वर्ब हमेशा मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेटिव वर्ब किस तरह इस्तेमाल हुआ है? मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो राजन इज सब्जेक्ट, राजन सब्जेक्ट है यहाँ पे, और हैज क्या है? हैज है यहाँ पे मेन वर्ब, और लॉन्ग कार यानी कि पूरा का पूरा ये एक एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। पर मेरे भाई, मैं आपसे चाहूंगा कि पिछली क्लास अगर पढ़े तो राजन अगर सब्जेक्ट है तो साथ में सब्जेक्ट के साथ साथ है क्या और क्या है? तो सब्जेक्ट के साथ साथ इसे आप नाउन भी कहेंगे, सब्जेक्ट नहीं, ये नाउन भी है। और ये आपका स्टेटिव वर्ब है, और कार एक नाउन है, पर कार है कैसा? लंबा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और इससे पहले जो ए लिखा है वो क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। राजन क्या है यहाँ पे? नाउन, राजन यहाँ पे नाउन, हैज यहाँ पे स्टेटिव वर्ब, और ये कार जो है नाउन है, लॉन्ग जो है वो क्या है? नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी एडजेक्टिव, और ए क्या है यहाँ पे? आर्टिकल है। इतनी चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिली। चलिए ऐसे ही दूसरा देखिए, सीखा हेल्प तन्वी। यहाँ पे हेल्प जो है ना मेन वर्ब है, और यह एक एक्शन है, और कर कौन रहा है? सीखा। इधर भी नाउन, कर किसका हेल्प रही है? इधर भी नाउन, और ये बीच में क्या है? एक्शन वर्ब है, जो कि मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तीनों मिलकर के क्या बना देते हैं? एक कंप्लीट मीनिंग देने वाले सेंटेंस बना देते हैं। चलिए जैसे कि मैंने कहा गीता स्लीप। अच्छा, इस केस में ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, पर मेन वर्ब का होना नेसेसरी है। याद रखिएगा, किसी भी एक कंप्लीट सेंटेंस को होने के लिए, मतलब एक सेंटेंस को सेंटेंस तभी कहेंगे जब उसमें क्या हो? मेन वर्ब हो। ये कंपलसरी है मेन वर्ब का होना। हाँ, ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट हो भी सकता है, सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए आप लोग, सबका ध्यान एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 में हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इसमें सब्जेक्ट है गीता, मेन वर्ब है स्लीप, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समहाउ देखो यहाँ पे देखो, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन इज मेन वर्ब, और द डोर, तो इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट हुआ ना, इसके बाद यूज हुआ, तो वर्ब के बाद यूज होना वर्ड को ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, पूरे मतलब जो बच जाता है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है? यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है, देख रहे हो ना, यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है। याद रहेगा बच्चा, समझ गए सब लोग। लेकिन पांचों के पांचों केस में देखो, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब ही क्या है? कंपल्सरी है, ठीक है। मेन वर्ब क्या है? कंपल्सरी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे के क्या सीन है। चलिए आगे बढ़े। तो सेंटेंस को ऐसे दो भागों में बांटा जा सकता है, सेंटेंस को दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो होगा, सबसे जो पहला होगा वो है सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होगा? प्रेडिकेट, ठीक है। हाँ, सेंटेंस को दो भागों में बांटेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, राम वेंट टू द मार्केट, राम मार्केट जा रहा है ना, इसमें राम क्या है? इसमें राम है सब्जेक्ट, और बाकी रेस्ट चीजें क्या हैं? सारी की सारी चीजें होती हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या मतलब कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें मिल करके क्या बनाती है? प्रेडिकेट बनाती है। तो आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी क्लियर हो गया होगा। कभी भी आपसे पूछे किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो डूअर को सब्जेक्ट कह देंगे, ठीक है। बाकी
सबको क्या करेंगे, प्रीडिकेट कह देंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए आप लोग काफी मेहनत करिएगा इस पे। अभी रात के 12 बज रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो आप लोग ये एफर्ट डालिए, ठीक है। चलिए अगर एक एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि मैंने बोला दिस इज माई कार, इज दिस माई कार, अगर दो एग्जांपल मैंने बोला, ठीक है, दो एग्जांपल मैंने बोला दिस इज माई कार, इज दिस योर कार, तो इसमें क्या क्या है, एक तो दिस है, इज है, माई ये कार है, यही चार चीजें ना। इसका अरेंजमेंट मैंने दो प्रकार से कर दिया है। तो पहला प्रकार से क्या मैं निकाला, यह मेरी कार है, मतलब मैं एश्योर कर रहा हूं कि यह मेरी कार है। लेकिन अगर उसी को बस थोड़ा सा अरेंज कर दिए, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिए, तो प्रश्न उठ जाता है, मतलब प्रश्न टाइप में हो जाता है वही सवाल। मतलब कि सेंटेंसेस भी कई प्रकार के होते हैं। अब हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब उनका कार्य कैसा हो रहा है। जैसे कि मान लो कोई साधारण वाक्य कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, या फिर कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं सडन, ये सब उनके फंक्शंस हैं। फंक्शन के बेसिस पे इनको कितने पार्ट में बांटा गया, पहले सबसे पहले वो देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फंक्शन के बेसिस पे कि सबसे पहला आता है एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। एजर्टिव को डिक्लेरेटिव के नाम से भी जानते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, कहीं एजर्टिव लिखा होता है, कहीं पे क्या लिखा होता है, डिक्लेरेटिव लिखा होता है। तो मैं आपको बता दूं एजर्टिव दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव जिसे अफर्मेटिव भी कहते हैं, जिसे सकारात्मक हिंदी में कहते हैं। इसमें आपको स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसके स्ट्रक्चर समझने हो कि स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में राजू, राजू क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है, और लेटर, लेटर क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अगर इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, या तो नॉट आ जाए या फिर ऐसे वर्ड आ जाए जो निगेटिविटी को दर्शाते हैं, जैसे नेवर, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, बेयरली, मतलब बेयरली मतलब एकदम ना के बराबर, ठीक है, बेयरली। तो ये सब के सब क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहां पे आप लोग देख रहे होंगे राजू इज नॉट राइटिंग अ लेटर, राजू लेटर नहीं लिख रहा है, ठीक है। ये अपने आप में क्या बता रहा है, ये एक निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नकारात्मक चीजों को बता रहा है ये। तो हमने अभी पढ़ा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे। सबसे पहला हमने पढ़ा एजर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा उसी के टाइप में पढ़ा हमने पॉजिटिव, जिसे अफर्मेटिव भी कहते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या पढ़ा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो व्यक्ति जो किसी कार्य को कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब इसके स्टेट को बताने में मदद करेगा, मतलब ये घटना कब घटित हुई, टाइम वगैरह में इसका मदद होगा, यानी टेंस में इसे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आया मेन वर्ब, और उसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट, जैसे कि राजू इज राइटिंग अ लेटर। अब वैसे निगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या यूज कर देते हैं, नॉट यूज कर देते हैं। आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है। जिसको डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर, मतलब कमेंट्स कर देगा कि सर ये बात नहीं समझ में आई, तो वी विल डिस्कस लेटर अगेन, ठीक है। किसी को घबराना नहीं है, बहुत ही पेशेंस के साथ पढ़ना है। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है, बहुत छोटा छोटा वीडियो रहेगा, ताकि आप लोग एक बार खोलें तो चीजों को समझ जाए। चलिए इधर उधर की बातें, वीडियोज में इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, कोई भी बकैती नहीं करेंगे, चुपचाप पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिनिमम टाइम में हमें अगर कवर करना है तो चलिए अगला चीज देखते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सवाल पूछते हैं। सवाल दो प्रकार से हम लोग पूछ सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि
क्या तुम खाना खाए हो, तो तुम क्या जवाब दोगे, तुम एक ही जवाब दोगे, या तो कहोगे हाँ या तो कहोगे ना। तो यानी कि अगर आप किसी बात के लिए आपको बाध्य कर दिया जाए, मतलब कि कुछ आपको ऐसा कर देना कि आप जवाब लिमिटेड सोर्स से दे सकते हैं, या तो आप यस कह सकते हैं या तो नो कह सकते हैं, तो इसको कहते हैं क्लोज इंडेड। ऐसे सवाल को क्या कहते हैं, क्लोज इंडेड। इसमें सिंपली हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। जो अभी पीछे सेंटेंस पढ़ के आए ना हम लोग, निगेटिव वाला और एक अफर्मेटिव वाला, उसमें आपने देखा क्या देखा, निगेटिव वाले में, निगेटिव वाले में देखा कि पहले सब्जेक्ट लिखा हमने, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर मेन वर्ब लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा। निगेटिव वाले में हमने क्या देखा, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देते हैं, या तो नॉट या तो ऐसे शब्द जो कि निगेटिविटी को दर्शाते, जैसे बेयरली, हार्डली, रेयरली, ऐसी चीजें। ठीक है, अब इस केस में क्या करते हैं, यस नो टाइप में क्वेश्चन वर्ड, मतलब कि यस नो टाइप में सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट से पहले क्या लिख दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डू यू नो माई नेम। अगर मैं पूछा तो कि क्या तुम मेरा नाम जानते हो, तो तुम क्या कहोगे कि हिमांशु नाम है, नहीं, आप कहोगे कि हाँ, या फिर क्या कहोगे, ना। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको क्वेश्चन वर्ड आगे यूज कर देता हूं, जैसे कि व्हाट, विच, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, ऐसे क्वेश्चन वर्ड यूज कर देता हूं, और उसके बाद बाकी सीधे सारी चीजें ऐसी चेप देना है जो यहाँ पर लिखा है। मतलब क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दें। और यहाँ पे अब आप फ्री रहेंगे। जैसे कि मान लो मैंने ऊपर पूछा था ना, डू यू नो माई नेम, अब मैं यहाँ पर यही बात पूछ रहा हूं, क्या पूछूंगा, व्हाट इज योर नेम। मैं आपसे यहाँ पे क्या पूछूंगा, व्हाट इज योर नेम। तो अब यहाँ पे फ्री है कि आप मेरा नाम जो भी रखे होंगे, मेरा वैसे तो नाम हिमांशु है, बाकी आप लोग पता नहीं क्या निक नेम रख करके बुलाते होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ ना, व्हाट क्या यहाँ पे क्या है, व्हाट, यहाँ पे व्हाट है क्वेश्चन वर्ड, व्हाट क्या है क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, व्हाट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, बाकी चीजें तो आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। जिसको भी दिक्कत हो रहा है वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स बनाएगा। बाबू जो एक बार नोट्स बना लिया ना, अब इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग तीसरे टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। तीसरे टाइप ऑफ सेंटेंस को कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव का मतलब होता है एक तरह से आदेश टाइप में, आदेश करिए या रिक्वेस्ट करिए। ठीक है, आदेश करिए या रिक्वेस्ट करिए, इंपरेटिव सेंटेंसेस। इसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, वार्निंग कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं। प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को मना कर देना। ठीक है, कोई सजेशन दे सकते हैं या कोई प्रपोजल मतलब हमारे सामने रख सकते हैं। अच्छा, आप लोग को पता है सजेशन और प्रपोजल में अंतर क्या होता है? सजेशन में आप मेरे किसी कार्य में सुझाव देंगे कि सर जी ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में, दैट इज द सजेशन। प्रपोजल क्या होगा? प्रपोजल ये होगा कि ऐसा है सर जी कि अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा मौका दीजिए, मैं भी अपना टैलेंट दिखाऊं पढ़ाने का। दैट इज द प्रपोजल, कि आपने मुझे क्या एक अपने तरह से प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें कितने इंपरेटिव तरीके देख लीजिए कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं। या तो हम वर्ब का प्रयोग करें और ऑब्जेक्ट बस लिख दें, वर्ब का प्रयोग करके सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दें, ऑब्जेक्ट लिख दें। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे वर्ब हो गया शट और द डोर, शट द डोर, डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर हम वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, डोंट लगा करके वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिख दें, जैसे कि डू नॉट स्मोक हियर, यहां पे धूम्रपान न करें। और क्या, नेवर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जैसे नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी से तो हम क्या लिखेंगे, प्लीज या काइंडली लिखेंगे। तो प्लीज या काइंडली V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि प्लीज हेल्प मी। यहाँ पे प्लीज क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग, प्लीज क्या है, यहाँ पे प्लीज है, यहाँ पे क्या है, प्लीज है बस। उसके बाद V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हेल्प, और उसके बाद मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगला देखते हैं लेट।
लेट के साथ कभी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस देखने को मिल सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वन, जैसे कि लेट अस गो फॉर अ वॉक। चलिए वॉक पे चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। ठीक है, यहाँ पर लेट हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दी, अस ऑब्जेक्ट होता है। अस का सब्जेक्ट आप लोग को पता है क्या होता है? अस का सब्जेक्ट होता है वी। अगर वी लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, और अस लिखेंगे तो अस किसकी तरह इस्तेमाल होता है? ऑब्जेक्ट की तरह। तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या चीज है? ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 था, गो, गो क्या है? V1 है, और उसके बाद फॉर अ वॉक, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए सॉरी आगे बढ़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद जो अगला सेंटेंस हम लोग बात करेंगे वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगला जो सेंटेंस हम लोग बात करेंगे वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव में आप अपना इच्छा प्रस्तुत करते हैं। इच्छा मतलब विश, प्रे, आप आशीर्वाद देंगे, किसी को श्राप देंगे, ऐसी चीजें। इसमें आपको कैसे कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मैंने साइड में आपको दिखा रखा है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो होगा मे, फिर सब्जेक्ट और V1। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मतलब कि उम्र लंबी हो, ऐसा आशीर्वाद। मे सी बी हैप्पी, खुश रहे। यानी कि आप लोग देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर कैसे कैसे देखने को मिलेगा। पहला सब्जेक्ट, पहले मे लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बाकी चीजें। सेकेंड केस में आप लोग देख रहे होंगे पहले मे लिखा है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगा दिया है। ठीक है, आपको बाद में समझ में आएंगी ये चीजें जब मैं डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर बी लगा करके हैप्पी क्यों लिखा है और यहाँ पर यू लिव लॉन्ग क्यों लिखा हुआ है आगे चल के। अगर इसी का पैसिव बनाते, एक्टिव पैसिव जब हम लोग पढ़ेंगे, जब इसी का पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद बी लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मे द पेशेंट बी ट्रीटेड वेल। ठीक है, अगला लॉन्ग लिव, और उसके बाद सब्जेक्ट, लॉन्ग लिव माई पेरेंट्स, एक आशीर्वाद देने का तरीका है। उसके बाद जो और देखने को मिलेगा अगला आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि विश करके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे लिख कर दे, जैसे कि विश हिम अ गुड लाइफ। ठीक है, चलिए बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये थे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग किसी के लिए विश करते हैं, किसी को प्रे करते हैं, ब्लेस करते हैं, किसी को श्राप भी देते हैं। ये सब के सब किस में आता है? ऑप्टेटिव में आता है। मतलब आपका इच्छा सूचक है, ये आपकी इच्छाओं को ये उपस्थित करके बताता है। अगर हम अगली बात करें इसके अलावा, तो आप सभी लोग देख रहे होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आप लोग को पता है कि हम एक्सक्लेम हो जाते हैं सुन के, वाओ, ऐसा टाइप में, मतलब विस्मयादि बोधक। इसमें इंटरजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन पढ़ा था ना, जैसे हुर्रे, आउच, वाओ, ये सब। तो और कभी कभी झटके से कहते क्या, कैसे, ओ क्यों। ये जो क्वेश्चन वर्ड के साथ हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, ये भी आपका आता है एक्सक्लेमेटरी में। मतलब कि आप अचानक से विस्मयाद हो गए, मतलब कि क्या होगा, अचानक से आप शॉक्ड हो गए, और वो जो एक्सप्रेशन निकल के आता है, जैसे कि जीत गए मैच को, हुर्रे वी वॉन द मैच, ऐसे टाइम। जैसे देखो, हुर्रे आई हैव गॉट अ बाइक, बाइक पाया, खुश से बेचारा। आउच माई लेग हर्ट्स, इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पैर है वो क्या कर रहे हैं? दर्द कर रहे हैं, आउच। और यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ है। ठीक है, इसी से पहचान लेते हैं इसको, तो ये तो और आसान होता है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड में दिखता है व्हाट अ स्ट्रेंज सिचुएशन इट सीम, मतलब सरप्राइज, वंडर, ऐसी फीलिंग जो दिखाते हैं इसमें भी। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, और कितना बचा है? बस, बाकी जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस है जिसको हम लोग पहचानने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद बस देखेंगे आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, ये 5 तरह के सेंटेंसेस हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग पहचानिए क्या लिखा हूं। जैसे कैम हियर, इसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। कैम हियर में वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या कर देंगे? इंपरेटिव हो जाएगा।
केशव कैन नॉट गो देयर, ये निगेटिव है, एजर्टिव का निगेटिव। हाउ, क्वेश्चन पूछ रहे ना, हाउ टॉल द बिल्डिंग इज, जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिखेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। हाउ आर यू क्वेश्चन है, वो भी ओपन एंडेड का, कुछ भी बताते रहो। गॉड ब्लेस हिम या मे गॉड ब्लेस हिम, ये ऑप्टेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि वाई आर दे मेकिंग नॉइज, तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो इंट्रोगेटिव है, ओपन एंडेड है। टेररिस्ट वर अरेस्टेड, देखिए वर अरेस्टेड, यहाँ पर निगेटिव में है ना, सब्जेक्ट लिखा है, ये हेल्पिंग वर्ब लिखा है, मेन वर्ब लिखा है, ये एजर्टिव, हालांकि ये तो पैसिव का स्ट्रक्चर है, बट वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। आगे बात कर, प्लीज कीप हिम दिस बैग, इंपरेटिव है। व्हाट अ ग्रेट आइडिया इज, ये आपका एक्सक्लेमेटरी है। मे ही लिव लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव है। मे ही कैम इन, सॉरी मे ही कैम इन, ये क्या है, क्लोज इंडेड है, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट इट, इंपरेटिव है, ठीक है। यहां तक पढ़ लिया, आगे